Hello everyone, I Prince Kumar Mishra welcome all of you on your own English learning platform English by Prince. Dear friends, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। और आज हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं 30 डेज़ हार्ट चैलेंज का पार्ट नंबर 3, ठीक है ना। आज हमारा जो है डे 3 है। आपको मैं बता दूं कि मतलब पीडीएफ तो प्रोवाइड किया गया था लेकिन वीडियोस आपको नहीं आ रही थी, तो आज से जो बाकी वीडियोस हैं उसको मैं बना करके अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं 30 डेज़ हार्ट चैलेंज डे 3, ठीक है। और आज के सेशन में टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल हमारे पास 20 सवाल हैं। कितने क्वेश्चन है बोलो भाई? 20 सवाल हैं। और इन 20 क्वेश्चंस को जो है हम लोग एक एक करके करते हैं, ठीक है ना। चलो, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ स्पोरेडिक, ठीक है ना। हमसे पूछा है कि जो आपका शब्द होता है स्पोरेडिक, इसका सिनोनिम क्या होगा, कि व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पोरेडिक। अब देखो, स्पोरेडिक का मतलब होता क्या है ये हम लोग सीखेंगे। साथ में यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, अब देखो, पहली बात, आप अगर ऑप्शन पे गौर करोगे तो मेरे पास टोटल 4 ऑप्शन हैं। पहला लिखा हुआ है कंटिन्यूअस, दूसरा लिखा हुआ है इनडायरेक्ट, तीसरा लिखा हुआ है रेपिटेटिव और चौथा लिखा हुआ है ओकेजनल, ठीक है ना। अब देखो, कंटिन्यूअस और रेपिटेटिव, इन दोनों का जो मतलब है वो कहीं ना कहीं बोलो क्या है, सेम ही तो है ना। अगर मान लो कोई चीज़ कंटिन्यू है और कोई चीज़ रेपिटेटिव है, तो जो कंटिन्यू होगा या फिर जो आपका रेपिटेटिव होगा, इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है, मतलब कंटिन्यू है कि नहीं है। तो बेसिकली आपका जो ऑप्शन नंबर पहला है, जो ऑप्शन नंबर तीसरा है, वो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। हेयर इन दिस क्वेश्चन वी कैन ईजिली एलिमिनेट द ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हो। और यहाँ पर आपको सामने लिखा हुआ है इनडायरेक्ट और ओकेजनल। स्पोरेडिक का मतलब होता है, आप बोल सकते हो जो चीज़ रुक रुक के होता है। कैसे होता है बोलो? रुक रुक के होता है कि नहीं है। आप इसको बोल सकते हो इंटरमिटेंट। बोलो, क्या बोल सकते हो? इंटरमिटेंट। स्पोरेडिक का जो सिनोनिम बन सकता है वो बन सकता है, क्या बोलो? इंटरमिटेंट बन सकता है, ठीक है। अब देखो, स्पोरेडिक को आप ऐसे समझो, देखो जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने क्या है, कोई काम है, ठीक है। मान लो कोई काम है, ये चल रहा है। अब ये काम कैसे हो रहा है? रुक रुक के हो रहा है, मतलब पहले अभी हुआ, उसके कुछ समय बाद फिर होगा, रुकेगा, है कि नहीं है। मतलब जो काम है ये कंटिन्यू नहीं है, मतलब किसी भी काम के होने का कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। समझ पा रहे हो ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? स्पोरेडिक बोलते हैं, समझे। अब देखो, अभी हमने बोला है कि जो तुम्हारा स्पोरेडिक होता है इसका सिनोनिम हमारा बन जाएगा इंटरमिटेंट। लेकिन देखो, इंटरमिटेंट में क्या होता है? जो रुक रुक कर होता है। स्पोरेडिक का भी मतलब होता है कि जो रुक रुक करके होता है, बट स्पोरेडिक में काम के रुकने का कोई पैटर्न नहीं होता है, समझे। मतलब इसमें जो आपका स्पोरेडिक है इसमें काम का कोई पैटर्न नहीं होता है। बट जो तुम्हारा इंटरमिटेंट होता है, इसको लिख लेना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट में तुम्हारा एक पैटर्न होगा। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। जैसे मान लो कि आप कोई काम करते हो और वो काम आपका रुक रुक के होता है, मतलब वो एक फ्लो में नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे उसको क्या बोलो? स्पोरेडिक बोल दोगे। समझ पा रहे हो। लेकिन मान लो आप काम को कैसे करते हो? आप काम को हर 1 महीने बाद करते हो, मतलब काम 1 महीने बाद होता है, फिर रुकता है, फिर 1 महीने बाद काम होता है। तो मतलब काम होने का एक निश्चित क्या बन गया? पैटर्न बन गया कि जो आपका काम है वो 1 महीने बाद रिपीट हो रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप उसको बोलोगे इंटरमिटेंट। और अगर कोई काम रुक रुक के होता है और काम का पैटर्न नहीं होता है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बोलो? स्पोरेडिक बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो ना।
तो इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा ओकेजनल, OCCASIONAL, ओकेजनल। ओकेजनल का मतलब क्या हो गया, जो रोज नहीं होता, कभी कभार होता है। समझ पा रहे हो? अब आप ही बताओ, क्या ओकेजनल का कोई पैटर्न होता है? ऐसा तो नहीं है। ओकेजनल का मतलब कभी कभार किसी ओकेजन पे हो गया, है कि नहीं है? अब जैसे मान लो कोई किसी से बोल दिया कि क्या भाई तुम ड्रिंक करते हो, तो क्या बोलेगा, नहीं ओकेजनली कभी मैं ड्रिंक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे वो ड्रिंक रोज़ तो नहीं करता है, ओकेजनली करता है कि नहीं है? इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्पोरेडिकली हो जाएगा। समझ पाए ना? इसीलिए जो है क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, बोलो, ओकेजनल बन जाएगा। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा मेरे सामने लिखा हुआ है ट्रांजिएंट। क्या लिखा हुआ है, बोलो, ट्रांजिएंट। ठीक है, ट्रांजिएंट का मतलब होता क्या है? तो अब देखो, ट्रांजिएंट का मेरे सामने ऑप्शन क्या क्या है। पहला बोला है ट्रांसफॉर्म, दूसरा बोला है टेम्पररी, तीसरा मेरे सामने बोला है ट्रांसमिट, चौथा बोला है ट्रैप। समझ पा रहे हो? अब मेरी बात सुनो, देखो, ट्रांजिएंट का मतलब होता है समथिंग नॉट परमानेंट, समथिंग नॉट परमानेंट। ऐसी चीज़ जो परमानेंट नहीं होता है उसी को हम लोग ट्रांजिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा, बोलो, टेम्पररी बन जाएगा। ठीक है, ट्रांजिएंट का मतलब होता है समथिंग नॉट परमानेंट। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि एक शब्द होता है ट्रांजिटोरी बोलते हैं। ट्रांजिटोरी होता है, ये भी आपका सिनोनिम किसका होता है, बोलो, ट्रांजिएंट का होता है। ठीक है, तो ट्रांजिएंट का आपका क्या बन जाएगा, बोलो, टेम्पररी। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज़ को बदल देना, है कि नहीं है? ट्रांसमिट का मतलब होता है ट्रांसमिशन करना, ट्रांसफॉर्म करना। और ट्रैप का तो मतलब आपको पता होगा। समझ पाए ना? अच्छा, ट्रैप का 2-3 सिनोनिम आप और लिख सकते हैं। आप स्नेयर बोल सकते हैं, ट्रैप को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्नेयर बोल सकते हैं, या फिर ट्रैप को हम लोग डिकॉय के नाम से भी जानते हैं। समझ पाए ना? तो जो आपका ट्रैप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेयर भी बोल सकते हैं या फिर डिकॉय भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रैप का सिनोनिम आपका डिकॉय होता है और स्नेयर भी होता है। ठीक है ना? और बाकी ट्रांसमिट तो आपको पता होगा। और ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है मेटामॉर्फोसिस, नहीं बोलते, मेटामॉर्फोसिस मतलब किसी चीज़ को पूरी तरीके से बदल देना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा टेम्पररी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तीसरा बोला है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ एक्सॉल्टेशन। ठीक है, ये मैंने कई बार आपको कराया हुआ है, एक्सॉल्टेशन। अब देखो, एक्सॉल्टेशन का मतलब होता क्या है, इसका मुझसे पूछा है सिनोनिम। ठीक है, एक्सॉल्टेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। जो तुम्हारा एक्सॉल्टेशन होता है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या मतलब इसका मतलब क्या होता है, बोलो, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा खुशी, अत्यंत खुशी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉल्टेशन बोलते हैं। और अगर हम बात करें एक्सॉल्टेशन के सिनोनिम्स के बारे में तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या बन जाएंगे। जैसे आपको पता होगा ब्लिस, BLISS, BLISS, ब्लिस हो गया। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो ब्लिस हो गया, रैप्चर हो गया, ब्लिस हो गया, रैप्चर हो गया। ये आपका सिनोनिम किसका होता है, बोलो, एक्सॉल्टेशन का। ठीक है, एक्सॉल्टेशन का मतलब अत्यंत खुशी। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका एक्सटेसी लिखा हुआ है, एक्सटेसी का भी मतलब बोलो क्या होता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस होता है। ठीक है, इसीलिए आपका इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, बोलो, एक्सटेसी बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है डिजेक्शन। डिजेक्शन का मतलब होता है क्या, डिजेक्शन का मतलब होता है कि इन अ वेरी बैड कंडीशन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजेक्शन बोलते हैं। सेटिस्फैक्शन का मतलब सेटिस्फाई होना, है कि नहीं है। और इलाबोरेशन का मतलब क्या करना, किसी चीज़ का विस्तृत कर देना, बड़ा कर देना, उसे नहीं बोलते, उसी को इलाबोरेट कर देना। समझ पाए ना? तो बाकी तीनों के तीनों वर्ड्स वेरी वेरी सिंपल हैं।
यहाँ पर जो आपका एक्सॉल्टेशन होगा इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा बोलो, इक्स्टेसी बनेगा। अब एक्सॉल्टेशन का अगर हम बात करें उल्टा या फिर इक्स्टेसी का उल्टा होता है एगोनी। इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एगोनी। एगोनी का मतलब होता है सफरिंग। बोलो क्या होता है बोलो, सफरिंग होता है। समझ पा रहे हो। तो इक्स्टेसी का मतलब क्या होता है बोलो, खुशी होता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस होता है। और एगोनी का मतलब बोलो क्या हो जाएगा, सफरिंग हो जाएगा। ठीक है। और एक्सॉल्टेशन जो होता है ये तुम्हारा सिनोनिम है किसका बोलो, इक्स्टेसी का। क्लियर हो गया भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ नेक्सस। हमसे बोला है कि हमें जो है नेक्सस का सिनोनिम बताना है। ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ नेक्सस। नेक्सस का मतलब क्या होता है देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे गैंग होते हैं, है कि नहीं, बहुत सारे क्या होते हैं बोलो, गैंग होते हैं। और एक गैंग जो है दूसरे गैंग के साथ जुड़ी रहती है कि नहीं। अगर आप देखे होंगे तो बहुत सारी गैंग बनती हैं और गैंग क्या करती है, देखो कभी भी कोई भी गैंग अकेले ऑपरेट नहीं करता है। हर एक गैंग जो है किसी दूसरे गैंग से जुड़ा हुआ होता है। समझ पा रहे हो ना। अच्छा, तो नेक्सस का मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर गैंग नंबर 1 गैंग नंबर 2 के साथ जुड़ा हुआ है तो आप बोल सकते हो गैंग नंबर 1 का जो नेक्सस है वो गैंग नंबर 2 के साथ है। ठीक है। तो नेक्सस का मतलब जुड़ाव होता है। ठीक है, जुड़ाव होता है। आप बोल सकते हो कनेक्शन। ठीक है, नेक्सस का मतलब होता है कनेक्शन। नेक्सस का मतलब कनेक्शन होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट तो होगा नहीं। अलाइनमेंट भी नहीं होगा। अलाइनमेंट का मतलब होता है एक सीधी में, नहीं ये भी आपका नहीं होगा। इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है डिफरेंट या फिर डिफरेंस बोल सकते हो। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा बोलो, लिंक बनेगा। क्या बनेगा बोलो, लिंक। तो आप नेक्सस को क्या बोल सकते हैं, जो आपका नेक्सस होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या बोलो, लिंक बोल सकते हैं। ठीक है ना। और नेक्सस का मतलब क्या होता है बोलो, कनेक्शन होता है। और जो आपका नेक्सस शब्द है ये बेसिकली इस्तेमाल कहाँ होता है, नेक्सस शब्द जो है आपका इस्तेमाल होता है लॉ की भाषा में। नहीं बोलते पुलिस वाले इस गैंग का जो है इस गैंग के साथ नेक्सस है। ठीक है। तो नेक्सस का मतलब बोलो क्या हो गया भाई, लिंक हो गया। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, बाकी जो वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ डेलिबरेट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें निकालना है कि डेलिबरेट का सिनोनिम क्या होगा। अब देखो डेलिबरेट का मतलब होता क्या है। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ हेस्टी। हेस्टी का मतलब होता है इन अ हरी। जो आपका हेस्टी होगा इसका मतलब क्या होता है, इन अ हरी ना। इन अ हरी का मतलब जल्दी में हो गया। फिर आपके सामने बोला है रस्ट। रस्ट का भी मतलब होता है इन अ हरी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 बोलो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। क्या हो गया बोलो भाई, एलिमिनेट हो गया। इसके साथ साथ आपको पता है यहाँ पर लिखा हुआ है कैजुअल और क्या लिखा हुआ है बोलो, प्लान्ड लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो। तो डेलिबरेट का मतलब होता है विलफुल। क्या होता है बोलो, विलफुल। इसका मतलब मर्जी से। इसका मतलब बोलो क्या होता है, मर्जी से या फिर जानबूझ के। आप बोल सकते हो समथिंग डन विलफुली, है कि नहीं। उसका मतलब जानबूझ के, मतलब किसी तरीके को जो है एक प्लान्ड वे में अंजाम देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेलिबरेट बोलते हैं। तो डेलिबरेट का जो आपका बन जाएगा सिनोनिम वो आपका बन जाएगा क्या बोलो, प्लान्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो, प्लान्ड। क्योंकि डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझ के और प्लान्ड का भी मतलब बोलो क्या होगा, जानबूझ के। समझ पाए ना। चलो तो इस प्रकार आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। जो ऑप्शन कट रहा है उसको काट लीजिए। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ इनंडेटेड। इनंडेटेड का मतलब क्या होता है,
देखो इनंडेटेड का सिनोनिम आपका बनेगा डिल्यूग। इस वर्ड को लिख लीजिएगा डिल्यूग। इसका मतलब भरा हुआ, क्या हुआ बोलो, भरा हुआ आप बोल सकते हो। या फिर इनंडेटेड का मतलब होता है नहीं बाढ़ हो जाना, मतलब फुल ऑफ वाटर बोल सकते हो। समझ पाए? जैसे मान लो नहीं बोलते कि जैसे मान लो कहीं पर पानी बरसा, अब नहीं दिल्ली में बहुत ज़्यादा पानी बरसा है और पानी बरसने से वो जो पूरा एरिया है वो क्या हो गया है, बाढ़ के कारण पूरा भर गया है। तो आप बोल सकते हो उसको कि वो एरिया कैसा हो गया है, बोलो इनंडेटेड हो गया है। ठीक है, या फिर आप इसको डिल्यूग बोल सकते हो। तो इनंडेटेड का मतलब होता है भरा हुआ या फिर बाढ़ पूरा। ठीक है, अब देखो इसके ऑप्शंस क्या क्या लिखे गए हैं। पहला लिखा हुआ अनवाइड, अनवाइड तो होगा नहीं। फिर बोला गया है रिवाल्डेड, रिवाल्डेड भी नहीं होगा। प्री ऑक्यूपाइड आपका नहीं होगा, इसका आपका बनेगा ओवरवेल्म्ड बनेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई इंसान है, अगर वो अत्यधिक भावुक हो जाए, नहीं बोलते मतलब अगर जो वो क्या बोलते हैं इसको, बहुत ज़्यादा मतलब भावनाओं में बह जाता है, तो नहीं बोलते वो ओवरवेल्म्ड हो गया है कि नहीं है। इसका मतलब वो क्या हो गया बोलो, पूरा वो भर गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बोलो, ओवरवेल्म्ड बन जाएगा। और आप इनंडेटेड का जो सिनोनिम होगा याद रखिएगा, डिल्यूग भी होता है। डिल्यूग का मतलब कोई चीज़ जो पूरा पानी से भरा हुआ हो। समझ पाए ना? अब देखो इनंडेटेड आप वाटर के लिए भी इस्तेमाल करते हो, साथ में आप बोल सकते हो नहीं कि मैं खुशी के मारे पूरा भर गया, तो क्या बोलोगे, आई वॉज या फिर आई एम इनंडेटेड विथ हैप्पीनेस। ठीक है, और ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है कि अत्यधिक भावुक हो जाना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है पेरिल्स। पेरिल्स का मतलब होता क्या है? ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर भी आप देखोगे कि पेरिल्स का मतलब होता क्या है। पेरिल्स का मतलब होता है डेंजर। बोलो क्या होता है, डेंजर। हिंदी में इसको बोलते हैं खतरा। ठीक है, जो तुम्हारा पेरिल होता है इसका मतलब क्या होता है बोलो, डेंजर होता है। और इसको हम लोग इंग्लिश में हिंदी में क्या बोल सकते हैं, खतरा बोल सकते हैं। समझ पाए ना? जैसे मान लो कोई खतरा है, कोई डेंजर है, तो उसी को हम लोग पेरिल बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पहला बोला है डिलाइट, दूसरा बोला बेनिफिट्स, तीसरा बोला हैजार्ड्स, चौथा बोला गया ह्यूमिलिएशंस। तो डिलाइट तो होगा नहीं, बेनिफिट्स भी नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बोलो, हैजार्ड्स बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि पेरिल का मतलब खतरा होता है और हैजार्ड्स का भी मतलब क्या होता है बोलो, डेंजर होता है। बोलो क्या होता है, डेंजर होता है। दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन विल बी हैजार्ड्स। ठीक है, और आपने यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो एक शब्द लिखा हुआ है, जो आपका लिखा हुआ ह्यूमिलिएशंस। ह्यूमिलिएशंस का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ ह्यूमिलिएटिंग समवन। उसको क्या बोलेंगे बोलो, ह्यूमिलिएशंस बोलेंगे ना। किसी को अगर आप ह्यूमिलिएट करते हो, नीचा दिखाते हो, तो उसी का जो आपका नाउन फॉर्म होता है वो क्या बनता है बोलो, ह्यूमिलिएशंस बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये वाला भी ऑप्शन आपका बोलो कट जाएगा। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा बोलो, हैजार्ड्स बन जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ विवासियस। अब हमें जो सिनोनिम निकालना है वो निकालना है किसका बोलो, विवासियस का। नाउ वी हैव टू फाइंड द सिनोनिम ऑफ विवासियस। अब देखो विवासियस मैंने कराया है, पीडीएफ में भी दिया हुआ था। विवासियस का मतलब होता क्या है? विवासियस को आप बोल सकते हो विगोरस। विवासियस का एक और सिनोनिम आपका क्या बन सकता है बोलो, विगोरस बन सकता है। विवासियस का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। बोलो क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी। या फिर हम जो विवासियत होता है इसको बोल सकते हैं, विवासियस को बोल सकते हैं एंथुसियास्टिक। या फिर हम विवासियस को क्या बोल सकते हैं बोलो, एंथुसियास्टिक भी बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो भाई? इसीलिए जो है जो आपका विवासियस होगा इसको हम लोग बोल सकते हैं एंथुसियास्टिक या फिर फुल ऑफ एनर्जी।
और विवासियस का जो आपका सिनोनिम एक होता है क्या बोलो, विगोरस, ठीक है ना। अब ऑप्शन देखते हैं। पहली बात फियरलेस तो होगा नहीं, फ्रेंडली आपको पता है। देखो प्रीपोस्टरस का मतलब होता है रेडिकुलस, क्या बोल सकते हैं बोलो, रेडिकुलस। समथिंग रेडिकुलस को हम लोग जो है बोलते हैं प्रीपोस्टरस। प्रीपोस्टरस का जो मतलब होता है वो क्या होता है, प्रीपोस्टरस का मतलब जो फनी वे में हो, समथिंग नॉट सीरियस, समथिंग नॉट सीरियस, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीपोस्टरस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा एनर्जेटिक, ठीक है। तो विवासियस हो गया, विगोरस हो गया, एंथुसियास्टिक हो गया, एनर्जेटिक हो गया, ठीक है। एक्टिव बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बोलो, एक्टिव भी बोल सकते हैं। जो आपका विवासियस है इसको हम लोग जो है एक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ रेथफुल। लिखा हुआ है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ रेथफुल। रेथफुल का मतलब होता क्या है, देखो रेथफुल का मतलब होता है एंग्री बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एंग्री बोल सकते हो, ठीक है। रेथफुल का मतलब बहुत ही गुस्से में है कि नहीं है, गुस्सा बोल सकते हो। जैसे मान लो कुछ इंसान नहीं होते हैं वो बात बात पे गुस्सा करने लगते हैं, तो वैसे इंसान कैसे होते हैं बोलो, रेथफुल होते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को काटें, देखो इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज्ड। प्लीज्ड तुम्हारा सिनोनिम है किसका बोलो, कॉर्डियल का, और बोलो एमिएबल का। समझ पा रहे हो। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आपके सामने नहीं लिखा हुआ है, जिसे लिखा हुआ है प्लीज्ड हो गया, एमिएबल हो गया, एमिकेबल हो गया, और आपका कॉर्डियल हो गया, ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब क्या होता है, फ्रेंडली हो, या फिर आप बोल सकते हो मतलब मिलनसार बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बोलो, मिलनसार बोल सकते हो, नहीं समवन वेरी वेरी फ्रेंडली। तो इसका आपका एक ही ऑप्शन है जो कि आपका बोलो क्या बनेगा, फ्यूरियस। फ्यूरियस इज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेथफुल। समझ पाए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ बैफल। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पता करना है कि जो आपका बैफल शब्द है इसका सिनोनिम क्या होगा। अब देखो बैफल का मतलब होता क्या है, बैफल का मतलब होता है कि हैप हैज़ार्ड बोल सकते हो, हैप हैज़ार्ड। हैप हैज़ार्ड का मतलब क्या बोल सकते हो, डिसऑर्डर। इसको हम लोग डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। जो बैफल होता है, बैफल को हम लोग डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो आप देखो इन्फ्लुएंस तो होगा नहीं, स्कोर्ड तो होगा नहीं, अनवाय लिखा हुआ है, ठीक है। अनवाय का एक सिनोनिम लिख लीजिए, बहुत अच्छा वर्ड मुझे याद आ रहा है भाई। अनवाय को हम लोग बोल सकते हैं इर्क, क्या बोल सकते हैं बोलो, इर्क बोल सकते हैं। या फिर एनवाई को हम लोग नेटल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बोलो, नेटल बोल सकते हैं, ठीक है। एनवाई का जो आपके सामने ये दो मैंने यहाँ पर आपको जो सिनोनिम कराया है, इर्क हो गया और नेटल हो गया, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो ना। अच्छा आप, ठीक है। तो एनवाई का मतलब क्या होता है, इर्क होता है, नेटल होता है परेशान करना। अब देखो यहाँ पर जो आपका बैफल है, बैफल को आप बैफल का जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका बन जाएगा पज़ल। क्या बन जाएगा बोलो, पज़ल। तो बैफल का मतलब किसी को कन्फ्यूज़ कर देना, नहीं कन्फ्यूज्ड हो जाना, कन्फ्यूज़ करना, ठीक है। बैफल का मतलब डिसऑर्डर हो गया, कन्फ्यूज़न हो गया, उसी को हम लोग बैफल बोलते हैं, ठीक है। तो बैफल का मतलब क्या हो गया बोलो, कन्फ्यूज़न हो गया। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि फाइंड द एरर इन द सेंटेंस, ठीक है। चलो देखते हैं।
इसमें बोला गया है दीज नोट्स आर इनफ गुड टू यू गेट यू गुड मार्क्स। बोला गया है कि दिस नोट्स आर इनफ गुड टू गेट यू गुड मार्क्स। आपको बताना है कि किस पार्ट में मिस्टेक है, पार्ट नंबर ए कि पार्ट नंबर बी कि पार्ट नंबर सी कि पार्ट नंबर बोलो भाई डी। अब देखो पहली चीज़ आपको ध्यान देना है, जो तुम्हारा इनफ होता है, इनफ तुम्हारा एडजेक्टिव का भी काम करता है और तुम्हारा एडवर्ब का भी काम करता है। तो इनफ में आपको पहला पॉइंट पता होना चाहिए कि जो तुम्हारा इनफ है ये एडजेक्टिव का तो काम करता ही करता है, साथ में इनफ तुम्हारा एडवर्ब का भी काम करता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारा इनफ काम करता है एडजेक्टिव का, किसका काम करता है बोलो, एडजेक्टिव का काम करता है, तो इनफ तुम्हारा बनेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या बनेगा बोलो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान देना है। तो आपको ध्यान देना कि अगर जो तुम्हारा इनफ है वो एडजेक्टिव का काम करता है तो वो क्वांटिटी बताता है। ठीक है, और अगर इनफ एडजेक्टिव का काम करता है तो इनफ जो होता है उसके बाद नाउन लगाओगे अनकाउंटेबल, और जो तुम्हारा वर्ब आएगा वो क्या आएगा बोलो, सिंगुलर आएगा। तो मैंने बोल दिया कि अगर इनफ तुम्हारा काम करता है एडजेक्टिव का तो इनफ तुम्हारा बन जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और इनफ के बाद आएगा नाउन अनकाउंटेबल, क्योंकि क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल का नाउन का होता है, और आने वाला जो वर्ब बन जाएगा बाबू वो बन जाएगा सिंगुलर। समझ पा रहे हो? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आई हैव इनफ मनी टू हेल्प यू। मैंने बोल दिया आई हैव इनफ मनी टू हेल्प यू, मेरे पास इनफ पैसा है, तो इनफ के बाद क्या लगा दिया बोलो, मनी लगा दिया। ठीक है, अच्छा तो ध्यान देना, अगर आपका जो इनफ है वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो इनफ का इस्तेमाल बिफोर नाउन होगा। अगर इनफ तुम्हारा एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करोगे तो इनफ का इस्तेमाल हमेशा नाउन के पहले होगा। ठीक है, अब देखो इनफ आपका एडवर्ब का भी काम करता है, और अगर आपका इनफ एडवर्ब का काम करता है तो ये बनेगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या बनेगा बोलो, एडवर्ब ऑफ डिग्री। और उस केसेस में जो आपका इनफ होगा वो आफ्टर एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा। कहाँ होगा बोलो, आफ्टर एडजेक्टिव। तो मैंने बोल दिया अगर इनफ आपका काम करता है एडवर्ब की तरह तो इनफ का इस्तेमाल एडजेक्टिव के बाद होगा, और अगर आपका इनफ काम करता है नाउन एडवर्ब की तरह तो एडजेक्टिव के बाद इस्तेमाल करोगे, और अगर काम करता है किसका बोलो, एडजेक्टिव का, तो नाउन के पहले इस्तेमाल करोगे। समझ पा रहे हो ना? इस कंसेप्ट को लिख लेना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताया हूँ। अब यहाँ पर बोला है इनफ गुड। क्या बोला है भाई, इनफ गुड। अब तुम्हें पता है गुड तुम्हारा बोलो क्या है, एडजेक्टिव है, तो इनफ एडजेक्टिव के बाद आता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा कि दीज नोट्स आर गुड इनफ। क्या बनेगा, गुड इनफ। तो गुड इनफ आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे गुड इनफ, अगर आप लिखोगे इनफ गुड तो जो अगर आप इनफ गुड लिखोगे तो ये तुम्हारा बोलो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन में जो आपका एरर होगा वो तुम्हारा पार्ट नंबर बी में होगा। किस में होगा बोलो भाई, पार्ट नंबर बी में होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बोला गया है कि द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर डैश डेज। क्या बोला है, डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर डैश डेज। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा डेज आया है कि नहीं है। अब डेज के सामने जो तुम्हारा एडजेक्टिव आएगा वो आपका नंबर बताने वाला एडजेक्टिव होगा, है कि नहीं है। अब मेरी बात सुनो, आपको पता है जो तुम्हारा फ्यू होता है ये नंबर बताता है, और फ्यू के बाद नाउन क्या लगाओगे बोलो, प्लूरल काउंटेबल नाउन। फ्यू के बाद हमेशा नाउन क्या लगता है बोलो,
प्लूरल लगता है? क्योंकि जो तुम्हारा फ्यू होता है वो नंबर बताता है। क्या बताता है बोलो भाई? नंबर बताता है। समझ पा रहे हो ना? अब मेरी बात सुनो। आपको पता है एक शब्द होता है, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ फ्यू, और फिर मैंने लिख दिया आ फ्यू, और फिर मैंने लिख दिया दा फ्यू। ठीक है, अब इन तीनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्यू, आ फ्यू एंड दा फ्यू। जैसे मान लो आप मार्केट गए, मार्केट आप सामान लेने गए, ठीक है, और आपके पास 10 रुपये हैं और सामान 11 रुपये का है, तो आपका 10 रुपया होना ना होना बोलो क्या है? बराबर है, क्योंकि आप सामान को ले नहीं पाए। इसीलिए यहाँ पर अगर होना ना होना बराबर है तो क्या लगाओगे? फ्यू लगाओगे। मतलब फ्यू में काम नहीं होता है, और फ्यू का सेंस हमेशा नेगेटिव में जाता है। किस में आता है बोलो बाबू? नेगेटिव में आता है। अब जैसे मान लो आपको सामान लेना है, आप मार्केट गए और आपके पास देखो आपके पास 11 रुपये है और सामान आपका मिल रहा है 10.5 रुपये का, और आपके पास पैसा कितना है बोलो? 11 रुपये है। मतलब आप सामान ले लोगे, लेकिन क्या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है? ऐसा तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा ही ज़्यादा है। मतलब आप फ्यू लगाओगे जब हमारा जो काम होगा वो पूरा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? बट फ्यू में नंबर जितना रिक्वायर्ड होना चाहिए उतना नहीं है। आ फ्यू में सिर्फ काम चलने लायक होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और लास्ट में लिखा हुआ है दा फ्यू। दा फ्यू का मतलब होता है कि जो कुछ बचा है सब कुछ। ठीक है, दा फ्यू का मतलब होता है कि जो कुछ बचा है सब कुछ। जैसे मैंने बोल दिया ही लॉस्ट, मैंने बोल दिया ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड। इसका मतलब उसके पास जो कुछ दोस्त थे उसने क्या किया? सबको खो दिया। तो यहाँ पर आपका द फ्यू आ गया। तो द फ्यू का मतलब जो कुछ बचा है सब कुछ। समझ पा रहे हो ना? अब देखो, आपको पता है कि फ्यूअर तुम्हारा कंपैरेटिव डिग्री में है, फ्यूअर तो होगा नहीं, द फ्यू भी नहीं होगा क्योंकि बचे होने की बात नहीं किया है। बोला है डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर, फ्यू तो नहीं लगाओगे क्योंकि फ्यू का मतलब काम नहीं होगा और फ्यू का सेंस नेगेटिव में जाता है। इसीलिए यहाँ पर आप क्या लगाओगे बोलो? आ फ्यू लगाओगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर आ फ्यू डेज। समझ पा रहे हो? ध्यान देना कि फ्यू में काम नहीं होता है, आ फ्यू में काम हो जाता है। फ्यू तुम्हारा नेगेटिव वर्ड है, आ फ्यू तुम्हारा एक पॉजिटिव वर्ड है। समझ पा रहे हो ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। बोला है कि इन स्पाइट ऑफ आवर सेवरल रिक्वेस्ट द ओनर ऑफ द हाउस डिड नॉट ओपन द डोर ऑफ हिज हाउस। बोला है इन स्पाइट ऑफ आवर सेवरल रिक्वेस्ट द ओनर ऑफ द हाउस डिड नॉट ओपन द डोर ऑफ हिज हाउस। ठीक है, अब बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है। आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेवरल रिक्वेस्ट। क्या लिखा हुआ है बोलो? सेवरल रिक्वेस्ट। आपको ध्यान देना है जो तुम्हारा सेवरल होता है ये तुम्हारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। बोलो क्या है भाई? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। समझ पा रहे हो? और आपको ये भी ध्यान देना है कि जो तुम्हारा सेवरल होता है, सेवरल के बाद नाउन लगाओगे प्लूरल काउंटेबल, और जो मेरा वर्ब आएगा वो बोलो क्या आएगा? प्लूरल आएगा। क्यों? देखो जो चीज़ नंबर बताता है ना उसके बाद हमेशा नाउन क्या आएगा बोलो? प्लूरल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेवरल के बाद हम जो है रिक्वेस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर सेवरल के बाद हम लिखेंगे REQUESTS। समझ पा रहे हो भाई ना? तो बनेगा इन स्पाइट ऑफ आवर सेवरल रिक्वेस्ट्स। ठीक है, तो आपका पार्ट नंबर ए में मिस्टेक होगा। कहाँ होगा बोलो? पार्ट नंबर ए में मिस्टेक है।
समझ पा रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 12 दो बार लिख गया था गलती से, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया है कि गोविंद एंड गोपाल आर बोथ इंटेलिजेंट वर्कर्स बट आई प्रेफर द लास्ट। ठीक है, गोविंद एंड गोपाल आर बोथ लेबोरियस इंटेलिजेंट वर्कर्स बट आई प्रेफर द लास्ट। अब मेरी बात सुनो भाई, आपको बता दूं, एक शब्द होता है फॉर्मर। क्या होता है बोलो भाई? फॉर्मर। और एक शब्द होता है लैटर। इन दोनों का इस्तेमाल दो के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बोलो भाई? दो के लिए। ठीक है, तो आपको पता होगा फॉर्मर और लैटर जो होता है इसका इस्तेमाल हम लोग दो के लिए करते हैं। समझ पा रहे हो ना। अब जैसे मान लो मेरे पास दो लड़के हैं और मैं बोलता हूँ कि आई प्रेफर द फॉर्मल टू द लेटर। तो अगर हम द फॉर्मर के बोलते हैं तो दो में से अगर हम पहले की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे बोलो? फॉर्मर लगाएंगे। और दो में से अगर हम बाद की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे बोलो भाई? लेटर लगाएंगे। समझ पाए ना। तो अगर मेरे पास दो लोग हैं और पहले के लिए हम लगाएंगे क्या बोलो? फॉर्मर। बाद के लिए क्या लगाएंगे? लेटर। लेकिन आप दिमाग लगाओ, अगर यही जो लड़के हैं मेरे पास दो से ज़्यादा हो जाए, मतलब अगर मान लो मेरे पास टोटल 3 लड़के हो जाएं, ठीक है। अब देखो, अगर दो से ज़्यादा हैं तो हम जो है फिर जो है सीक्वेंस बताने के लिए इस्तेमाल किसका करेंगे? फर्स्ट का करेंगे, सेकंड का करेंगे, थर्ड का करेंगे, ऐसे करेंगे। समझ पा रहे हो ना। मतलब तब हम जो है सीक्वेंस बताने के लिए जो है ऑर्डिनल नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझे यहाँ पर प्रेफर करना है इन दोनों के बीच में तो मैं बोलूँगा आई प्रेफर द फर्स्ट टू द सेकंड। पहले तीसरे में करना है तो द फर्स्ट टू द लास्ट। अगर तीसरे में और दूसरे में करना है द लास्ट टू द सेकंड। समझ पा रहे हो। तो इस प्रकार फॉर्मर हो गया, लेटर हो गया, फर्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, इनका इस्तेमाल हम लोग सीक्वेंस बताने के लिए करते हैं। यहाँ पर आपको पता है गोविंद और गोपाल की बात हो रही है, दो लोग हैं। और यहाँ पर इसीलिए मैं यहाँ पर लास्ट के प्लेस पे क्या लगा दूँगा बोलो? लेटर। क्योंकि लास्ट हमेशा तभी लगाओगे जब आपका दो के लिए बात होगा ना, सॉरी दो से ज़्यादा के लिए बात होगा ना। यहाँ पर तो दो के लिए बात हुआ है, दैट्स वाई हेयर वी विल यूज़ लेटर। तो आपका पार्ट नंबर डी में बोलो क्या है भाई? मिस्टेक है। द एरर लाइज इन द पार्ट नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये देखो, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। बोला गया है कि शशि ट्राइड एज हार्ड ही वुड टू विन द शशि ट्राइड एज हार्ड ही वुड टू विन द रेस बट फेल्ड टू डू सो। समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर बोला है, देखो, शशि ट्राइड एज हार्ड ही वुड लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहली बात आप देखोगे यहाँ पर मेरे सामने 4 ऑप्शन आया हुआ है। पहला लिखा हुआ है एस हार्डली सो ही कुड, एस हार्ड एस ही कुड, हार्डली सो एस हार्ड दैट कुड। समझ पा रहे हो। अब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में कि ध्यान देना भाई, इस बात को मैं फिर से आपको बता देता हूँ। अगर कहीं पर एज आता है, अगर कहीं पर एज आता है तो एस के बाद डिग्री बोलो क्या आएगी? पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद क्या आएगा बोलो? एज आएगा। तो एस के बाद जो डिग्री आएगी वो क्या आएगी बोलो? पॉजिटिव डिग्री आएगा। उसके बाद फिर क्या लगाओगे बोलो? एज लगाओगे। समझ पा रहे हो ना। चलो एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। मैंने अगर बोल दिया कि ही इज़ एस टॉल एज आई, समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब वो मेरे बराबर लंबा है।
तो एस के बाद डिग्री क्या लगा दिए, पॉजिटिव, उसके बाद क्या लगा दिए बोलो, एज लगा दिए। ठीक है, तो ध्यान देना कि अगर पॉजिटिव डिग्री के पहले एज आता है तो पॉजिटिव डिग्री के बाद भी क्या लगाओगे बोलो, एज लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, हम देखते हैं ऑप्शन में, तो आप देखोगे मेरा वही ऑप्शन होगा जिसमें एज आएगा, फिर हार्ड आएगा, उसके बाद एज आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बोलो क्या है भाई, बी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर आप उड़ के प्लेस पे क्या लगाओगे बोलो, कुड लगाओगे। ठीक है, तो बनेगा कि शशि ट्राइड एस हार्ड एस ही कुड। कुड का मतलब जितना वो कर सकता था, क्योंकि कुड आपका क्या बताता है बोलो, एबिलिटी बताता है। क्या बताता है बोलो, एबिलिटी। कब का बोलो, पास्ट का। ठीक है, तो जो तुम्हारा कुड होता है इसका इस्तेमाल हम लोग पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए करते हैं। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया कि वी मस्ट कंसंट्रेट मोर ऑन द प्रिवेंशन एंड नॉट ओनली द क्योर ऑफ द डिसीज। ठीक है, वी मस्ट कंसंट्रेट मोर ऑन द प्रिवेंशन एंड नॉट ओनली द क्योर ऑफ द डिसीज। अब मेरी बात सुनो भाई, यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद हम लोग इस्तेमाल किसका करते हैं बोलो भाई, देन का करते हैं। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद क्या लगाते हैं बोलो भाई, देन लगाते हैं। और आप ऑप्शन क्वेश्चन को ध्यान से देखो बाबू, क्वेश्चन में क्या बोला गया, मोर बोला गया है कि नहीं, मोर ऑन प्रिवेंशन। तो मोर के साथ नॉट ओनली तो नहीं आएगा, ये तो क्लियर बात है, नहीं। इसीलिए आपका एंड ऑल्सो नहीं आएगा, बट ऑल्सो नहीं आएगा, एंड द क्योर नहीं आएगा, आपका बनेगा देन। क्यों, क्योंकि मोर जो होता है, मोर के बाद हमेशा हम लोग देन का इस्तेमाल करते हैं। समझ पा रहे हो ना, तो मोर देख के ही पता लग रहा है कि यहाँ पर बोलो क्या आएगा, देन आएगा। समझ पा रहे हो ना। अच्छा, एक बात और लिख सकते हो, जैसे आपको पता है कि जो तुम्हारा नॉट ओनली होता है, नॉट ओनली के साथ हम लोग जो है बट ऑल्सो का भी इस्तेमाल करते हैं। नॉट ओनली के साथ इस्तेमाल किसका करते हैं बोलो बाबू, बट ऑल्सो का भी इस्तेमाल करते हैं। समझ पा रहे हो, इसको याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है दे अटैक्ड, अब ऑप्शन दिया है द एनिमी, अगेंस्ट द एनिमी, ऑन द एनिमी और टू द एनिमी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखो, पहली बात, जो तुम्हारा अटैक शब्द लिखा हुआ है, अटैक के साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। अटैक के साथ हम जो है प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर देखो, अगेंस्ट तुम्हारा प्रीपोजिशन, ऑन तुम्हारा प्रीपोजिशन, टू तुम्हारा प्रीपोजिशन, तो आपका बनेगा दे अटैक्ड द एनिमी। क्या बनेगा, दे अटैक्ड द एनिमी होगा, क्योंकि अटैक के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता ये बाद में हम बताएंगे, ठीक है ना, बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इतना ध्यान रखना कि जो तुम्हारा अटैक होता है उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है। और मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा जिसमें हम उन वर्ब्स को डिस्कस करेंगे जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता। ठीक है बाबू, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है क्वेश्चन नंबर जो है, जो 17 क्या बोला गया है कि दे सेट अ स्ट्रॉन्ग गार्ड लेस्ट एनीवन कुड एस्केप। ठीक है, बोला गया है कि दे सेट अ स्ट्रॉन्ग गार्ड लेस्ट एनीवन कुड एस्केप। अब यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर बेसिकली आप देखो यहाँ पर कुड का इस्तेमाल किया गया है। देखो आपका जो लेस्ट होता है, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो।
कहीं ऐसा ना हो। जो तुम्हारा लिस्ट होता है इसका मतलब होता है कि कहीं ऐसा बोलो ना हो। और लिस्ट के साथ आपको मैं बता दूं कि जो तुम्हारा लिस्ट होता है इसके साथ हम जो है शुड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बोलो भाई? शुड का इस्तेमाल करते हैं। समझ पा रहे हो ना? लिस्ट के साथ हम क्या लगाते हैं बोलो? शुड लगाते हैं। जैसे नहीं बोलते हरी अप लेस्ट यू शुड मिस द बस। इसका मतलब जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बस को क्या कर दो बोलो? मिस कर दो। तो ध्यान रखना, अगर लिस्ट कहीं पर लगा हुआ है तो लिस्ट के साथ मॉडल वर्ब क्या लगेगा बोलो? शुड लगेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 बन जाएगा। ठीक है, तो इस कुड के प्लेस पे हमें जो है यहाँ पर शुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। करेक्ट बनेगा कि दे सेट अ स्ट्रॉन्ग गार्ड लेस्ट एनीवन शुड एस्केप। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि प्लीज़ डू नॉट गिव हिम एनी फूड इफ़ हिज टेम्परेचर विल राइज। बोला है कि प्लीज़ डू नॉट गिव हिम एनी फूड इफ़ हिज टेम्परेचर विल राइज। अब देखो ये सेंटेंस जो आपके सामने लिखा हुआ है भाई, ये बेसिकली एक कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है बोलो भाई? कंडीशनल सेंटेंस है। समझ पा रहे हो ना? जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। अब देखो कंडीशनल में भी आपका ये प्रेजेंट कंडीशनल है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर कभी इफ़ आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, तो इफ़ के साथ क्या आएगा बोलो? वर्ब का पहला फॉर्म, और फिर आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद विल लगाओगे, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगाओगे। इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना। मतलब जो तुम्हारा इफ़ क्लॉज होता है, मतलब जो क्लॉज कंडीशन बताता है, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है। इसको ध्यान रखना कि जो अगर टेंस तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट है, बोलो क्या है भाई? प्रेजेंट टेंस है, तो जो तुम्हारा क्लॉज कंडीशन बता रहा है, मतलब जहाँ से इफ़ स्टार्ट हो रहा है, इफ़ के बाद हमेशा जो है वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया बोलो? इफ़ के साथ लगा दिया क्या बोलो? फ्यूचर लगा दिया। गलत हो गया। तो आपका ये वाला गलत है। तो आपका क्या है यहाँ पर? क्या उड़ आएगा? नहीं आएगा। शैल नहीं आएगा। अब इफ़ लगा हुआ है तो अनलेस नहीं आएगा, इसीलिए बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। तो करेक्ट आपका बनेगा कि प्लीज़ डू नॉट गिव हिम एनी फूड इफ़ हिज टेम्परेचर राइजेस। इफ़ हिज टेम्परेचर बोलो राइजेस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। बोला है कि आई डू माई वर्क डैश केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। ठीक है, आई डू माई वर्क डैश केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। अब मेरी बात सुनो भाई, आपको पता है कि केयरफुली तुम्हारा एडवर्ब है। ठीक है, अब इसके पहले क्या आएगा? एडवर्ब ही तो आएगा, क्योंकि एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। अब तुम्हें पता है एक स्ट्रक्चर होता है टू टू का मतलब क्या होता है? टू बराबर किसके होता है? सो और दैट के। मतलब चाहे तुम किसी स्टेटमेंट को TOO और टू लगा के लिखो, चाहे आप लगो सो और दैट लगा के। अब सो के साथ दैट आता है, बट इस स्टेटमेंट में दैट तो दिया ही नहीं गया है, इसका मतलब सो नहीं आएगा। वेरी का इस्तेमाल नॉर्मली करते हैं, वेरी नहीं आएगा। मोर नहीं आएगा। आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बनेगा TOO। क्यों? देखो जैसे मैंने बोल दिया कि आई डू माई वर्क टू केयरफुली का मतलब आई डू माई वर्क सो केयरफुली दैट आई कैन नॉट मेक मिस्टेक्स। समझ पा रहे हो? तो टू तुम्हारा पहले से ही एक नेगेटिव शब्द होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आप देखो, इस टू को ही देख के हमने अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पर टू आएगा, क्योंकि अगर आप टू लगाते हो तो बाद में आप 2+V1 का इस्तेमाल करोगे। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। समझ पा रहे हो ना? इसीलिए आपका क्या आएगा बोलो? TOO आएगा। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई।
लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? लास्ट क्वेश्चन बोला गया है द फार्मर हैड डैश लैंड एंड मैनी सर्वेंट्स। ठीक है, द फार्मर हैड डैश लैंड एंड मैनी सर्वेंट्स। इसका मतलब देखो, अगर फार्मर के पास मैनी सर्वेंट्स हैं तो फार्मर के पास क्या होगा? लैंड भी बहुत सारा होगा, है कि नहीं है? अब आपको ध्यान देना है, सम हो गया। अगर सम तुम्हारा नंबर बता रहा है, क्या बता रहा है बोलो? नंबर। तो सम के बाद नाउन आएगा प्लूरल काउंटेबल। ठीक है, और सम अगर क्वांटिटी बता रहा है तो सम के बाद नाउन क्या आएगा? अनकाउंटेबल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, मैंने बोल दिया आई वांट सम मिल्क। अब यहाँ पर सम तुम्हारा मिल्क का क्वांटिटी बता रहा है, लेकिन अब ऐसे मैं लिखता हूँ कि आई वांट सम पेन्स। क्या बोलोगे? आई वांट सम पेन, ऐसा तो नहीं बोलोगे, है कि नहीं है? मतलब सम अगर नंबर बताएगा तो नाउन क्या आएगा बोलो? प्लूरल काउंटेबल आएगा। बट यहाँ पर लैंड की बात किया गया है कि नहीं है? किसका बात किया है बोलो? लैंड का बात किया है। और लैंड तुम्हारा कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। ज़मीन का बात किया है कि नहीं है? ज़मीन को गिन थोड़ी पाओगे कितनी ज़मीन है, उसका तो कुछ होगा एक एरिया। ठीक है, तो इसीलिए देखोगे यहाँ पर सम तो होगा नहीं। अब मैनी भी तुम्हारा नंबर बताता है, मैनी हो गया। इसके बाद भी क्या आता है? प्लूरल काउंटेबल। मच जो होता है, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, और आपको पता है लिटिल तो होगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा ज़मीन होगा, ज़्यादा सर्वेंट है, इसीलिए बनेगा अ लॉट ऑफ। क्या बनेगा बोलो? अ लॉट ऑफ। तो करेक्ट आपका बन जाएगा कि द फार्मर हैड अ लॉट ऑफ लैंड एंड मैनी सर्वेंट्स। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टोटल 20 सवाल को किया है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, आप कमेंट में पूछिएगा, हम उसका आंसर दोबारा आपको बता देंगे। और आगे ही हम जो है कल ही इसका पार्ट 4 भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब डिले नहीं होगा, क्योंकि 2-4 दिन हम थोड़ा बिजी थे, इसलिए वीडियो नहीं आ पाया। बाकी हम लोग आगे का वीडियो कवर करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जुड़िएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है भाई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।